आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र ख़ान। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। सिटी इंडिया न्यूज़ के बहुत ही ख़ुसूसी प्रोग्राम गुफ्तगू में भी आपका इस्तकबाल करता हूं। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं हम बड़ी शख्सियतों से मुलाकातें करवाते हैं और उनके बारे में जानते हैं और कुछ हादसा मालूमात से वाकिफ़ होते हैं। तो आइए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा, वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ऑफ हैदराबाद। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा मुझको कि मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। सर, ये बताइए कि अभी मौजूदा दौर में जो मीडिया के जानिब से मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या इस इल्ज़ामात को या फिर इस जो शोर शराबा है इसको अदालत से रुजू होकर रुकावट नहीं लगा जा सकती? देखिए, ऐसा है, कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैग ऑर्डर पास करने से इनकार किया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी मेंबर बनाएं। अब प्रेस से ज़्यादा इसमें काम तो टीवी चैनल्स ने किया है, और टीवी चैनल्स ज़ाहिर है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में नहीं आते हैं। मुझे ये लगता है कि जितनी सीरियसनेस इस मैटर में दिखाई जानी चाहिए थी अदालतों की तरफ से, उतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। शायद हम अभी भी ये समझते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा डेंजरस है कम्युनल वायरस से, जबकि हकीकत ये है कि अगर हमारे यहाँ इस तरह की नफ़रतें, हेट और तासुब फैलेगा तो कोई वैक्सीन उसका इलाज नहीं कर पाएगी। मैं ये समझता हूँ कि फ़र्द की गलती हो सकती है। तबलीगी जमात के मैटर में मैंने ख़ुद आर्टिकल लिखा है वायर में, बहुत लंबा, और मैंने ये कहा है कि मौलाना साद का जो एक्शन था वो इर्रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, रेकलेस हो सकता है, नेग्लिजेंट हो सकता है। उसके लिए कानून में जो भी सज़ाएं हैं उसमें उनके ऊपर केस चलेगा, जो फ़ैसला होगा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सारे मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाए तो सारे मुसलमान ना तो तबलीगी हैं, ना सारे तबलीगियों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि अगर उनके एक ग्रुप के हेड, क्योंकि आपको मालूम है तबलीग में भी दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है मौलाना इब्राहिम और मौलाना लाट का, और एक ग्रुप है ये मौलाना साद का। तो एक किसी फ़र्द वाहिद की गलती के लिए पूरी कौम के ऊपर ब्लेम दिया जाए और उसमें झूठे जिस तरीक़े के फेक न्यूज़ चलाई गई, उससे मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कोरोना की लड़ाई है वो वीक पड़ेगी, उसमें मजबूती नहीं आएगी। ये वक्त डेमोनाइज करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त उन लोगों को आइडेंटिफाई करके टेस्ट करने का है। अब ये अभी तक ICMR ने हमें नहीं बताया कि जो 1500-1600 2000 लोग तबलीगी जमात के मरकज़ में थे, कि भाई इन 2000 में हमने इतनों का टेस्ट कर लिया, इतने पॉजिटिव निकले, इतने नेगेटिव निकले, और इसमें से इतने लोगों ने और लोगों को इन्फेक्ट किया। ये जब तक हार्ड स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेगी तब तक ये कह देना कि 29.5% लोग जो थे पूरे कंट्री में जो इन्फेक्ट हुए हैं वो तबलीगी जमात से हुए हैं, वो मुनासिब नहीं है। अब तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद माना है कि पिछले 3 महीने में 15 लाख ट्रैवलर्स इंटरनेशनल बाहर से आए हैं, और हमने बहुत देर में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग शुरू की है। तबलीगी जमात के मामले में भी ये लोग जो हैं, अगर वो 13 से 15 मार्च के प्रोग्राम के लिए आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे इनको वीज़ा क्यों नहीं कैंसिल किया गया? एयरपोर्ट पे इनकी क्या चेकिंग हुई? इनको क्वारंटाइन क्यों नहीं कराया गया? तो सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं और जो सवालात हैं, उन सवालात पे मीडिया चाहे ना आने दे, लेकिन तारीख़ में वो सवाल कभी ज़रूर पूछे जाएंगे। सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको जवाब दिया। एक और सवाल सर, जो हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं और सब इंतज़ार में है, अब जो ये कोरोना है, कोरोना के बाद क्या फिर NPR NCR का फिर मामला उठेगा? देखिए, मैं तो पहले भी NPR के ख़िलाफ़ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो हमारा सिटीज़नशिप एक्ट है उसमें कहीं भी NPR का जिक्र नहीं है।
और जो 2003 के रूल्स बने उनमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जिक्र आ गया। तो जो चीज़ पेरेंट लॉ में नहीं है वो रूल्स में नहीं लाई जा सकती, नहीं लानी जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एनपीआर बहुत ही शेकी लीगल ग्राउंड्स पे है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इतनी बड़ी माशी बहरान से सारी दुनिया और हिंदुस्तान हम सब जूझ रहे हैं, उसमें एनपीआर एनआरसी तो छोड़िए, मुझे लगता है कि सेंसस वाला भी जो हमारा 2021 का ड्यू है उसको भी हमें 2 साल तक पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये जितना पैसा इस पे हम खर्च करने जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि एनपीआर और सेंसस पे अलग अलग सरकार ने पैसे का एलोकेशन किया है कैबिनेट ने, वो सारा पैसा ये जो माइग्रेंट्स लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं उन तक पहुंचाना चाहिए। अभी देखिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि 95% लोग जिन्होंने उनसे कांटेक्ट किया इस रिसर्च के लिए, उन तक वो जो पैसा जो सरकार ने कहीं कहा कि हम 1000 रुपये देंगे, कहीं कहा 500 रुपये देंगे, कहीं पे कहा 2000 रुपये देंगे, वो लोगों तक नहीं पहुँचे। तो हमारी जो जिम्मेदारी ये स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स की तरफ है वो बहुत बड़ी है। और ये सब एनपीआर एनआरसी जो है ये बिल्कुल मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी है, बल्कि सेंसस जो कि ज़रूरी है उसको भी कम से कम 2 साल तक के लिए मुलतवी कर देना चाहिए। सर एक और सवाल, जिस तरह की मोदी हुकूमत चल रही है, तमाम मिलिट्री भी उनके हाथ में है, तो अब मौजूदा हालात पर नज़र रखते हुए क्या लगता है कि आगे हिंदुत्व आएगा हिंदुस्तान में? देखिए मैंने अभी एक मज़मून लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, और मैंने ये उसमें कहा था कि देखिए जो हिंदू राष्ट्र का आइडिया है उसको मानने वाले जो हैं उन्हें हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि दुनिया में थियोरोक्रेसीज़ के कुछ मॉडल्स हैं। यानी इंग्लैंड है जैसे, तो इंग्लैंड में आज भी क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं वो डिफेंडर ऑफ फेथ हैं, है ना। इसी तरह ग्रीस है कि वहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो उनके यहाँ उसका की बड़ी अहमियत है। श्रीलंका में आप देख लें जो बुद्धिज़्म है वो स्टेट मज़हब नहीं है, लेकिन वो एक डोमिनेंट रिलीजियस ट्रेडिशन है। और उसके अलावा आप देख लें कि जो इस तरह के ममालिक हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है उसमें भी अब उनकी कोर्ट ने भी कहा और अमेंडमेंट भी हो गया कि सेकुलरिज्म जो है वो उनके दस्तूर का बुनियादी ढांचा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदू राष्ट्र आने से भी बड़ी नाउम्मीदी होगी हिंदुत्व वालों को। उसकी वजह यह है कि हिंदू राष्ट्र आने से मुल्क में अक़लियतों के हुकूक़ बढ़ाए जाएंगे, कम नहीं किए जाएंगे। इसलिए क्योंकि आप देखिए कि इंग्लैंड में या ग्रीस में या आयरलैंड में जो आज के मॉडर्न थ्योरोक्रेसीज़ के कंसेप्ट्स हैं, उस कंसेप्ट्स में अक़लियतों को मज़हब की आज़ादी और तरह के हुकूक़ उन्हें दिए जाते हैं। ये कोई 18-19 करोड़ लोग ख़त्म नहीं कर दिए जाएंगे हिंदू राष्ट्र आने से। मैं नहीं समझता हिंदू राष्ट्र से किसी भी मुसलमान को डरना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र आने से हिंदुत्व वालों को बड़ी नाउम्मीदी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिर में एक सवाल, एक मैसेज, क्या आप हमारे इस टीवी जो देख रहे हैं चैनल्स के व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी इस दौर में? नहीं, मेरा मैसेज ये है कि एक तो ज़रूर अपना आप को अवेयर रखें, सिटी इंडिया न्यूज़ को फॉलो करें, अपनी सेहत का, अपने आसपास वालों की सेहत का ख्याल रखें। जो प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत दी हैं उन हिदायत का सख्ती से उनको इम्प्लीमेंट करें, उनका पालन करें। और दूसरी चीज़ ये कि अपने दिमाग में फ़ेलो ह्यूमन बीइंग के लिए हमदर्दी और मोहब्बत पैदा करें, नफ़रत ना पैदा करें। इसलिए क्योंकि किसी का क्या मज़हब है, कौन सी ज़बान बोलता है, ये बहुत इर्रेलेवेंट चीज़ है। हम सब इंसान हैं, ये दुनिया अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है और सारे इंसान जो हैं उनके बराबर के हुकूक़ हैं। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, वाइस चांसलर नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि मौजूदा दौर में जो हालात है उस पर एक नज़र डालते हुए
हमको वाकिफ़ करवा रहे थे हम और आपको कि किस तरह से हमको क़दम उठाना चाहिए, किस तरह से हमको रहना चाहिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और इसी तरह ऐसी ही हस्तियों से और ऐसे ही जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब ज़फ़र ख़ान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी का प्रोग्राम गुफ्तगू। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।